मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आर.के. कुशवाहा। स्वागत है आपका यूनिक इंस्पायर इंडिया पर। साथियों, कल हम लोग बात किए थे, पिछले सेक्शन में हमने यह बात किए थे कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। एक बार फिर मैं बतला दूं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान शेयर करते हैं। भाषा लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ अर्थ में, कुछ मायनों में हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आगे हम ये जानने वाले हैं कि भाषा को जब हम खंडित करें, उसको अलग अलग करते जाएं, तो हमें लास्ट में, एंड में क्या मिलेगा। तो भाषा को जब हम खंडित करते हैं तो लास्ट में हमें वर्ण मिलता है, जिसको हम लोग अक्षर नाम देते हैं। साथियों, ये वर्ण जो है, अक्षर, ये भाषा की अब सबसे छोटी इकाई कहलाए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों? क्योंकि जब इसको हम खंड करते हैं, क्योंकि देखिए, अक्षर से यानी वर्ण से ही शब्द बनता है और शब्दों को पिरो करके, शब्दों को मिला करके हम सेंटेंस मतलब वाक्य बनाते हैं और यही वाक्य को जब हम ध्वनि के रूप में बोलते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। मतलब उसी को भाषा के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि जब हम कोई ध्वनि के रूप में, आवाज़ के रूप में किसी चीज़ को जब हम बोलते हैं और उसके माध्यम से जब हम किसी के साथ अपने विचारों की, भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा होती है। अब भाषा के लिए अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे कि वर्ण और अक्षर, ये वर्ण और अक्षर क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ण पर। वर्ण या अक्षर, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि वर्ण और अक्षर जो है वो अलग अलग है। नहीं साथियों, वर्ण और अक्षर दोनों को ही अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। अब रह गया सवाल कि ये वर्ण और अक्षर हम परंपरागत तरीका से पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण और अक्षर क्या है। तो आप पहले से ही याद किए हुए या पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। मतलब आप ध्वनि शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है, यानी हम जो भाषा बोलते हैं वो मौखिक रूप से आवाज़ के माध्यम से, और उसी को जब लिपिबद्ध करते हैं, अक्षर के माध्यम से जब लेखन करते हैं, तो वो लिखित भाषा में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, यही है। अब यही अक्षर जो है इसका डेफिनेशन करेगा, मतलब परिभाषित कर देगा इसको। यहाँ पर दो शब्द मिल गए हैं, एक शब्दांश मिला हुआ है अ और एक शब्द मिल गया है क्षर। अब जो है यहाँ पर नहीं का अर्थ रखता है, अ नहीं का अर्थ रखता है, और यहाँ पर क्षर जो है ये यहाँ पर टुकड़ा या नाश का अर्थ रखता है। मतलब ये हुआ कि अक्षर वह होता है जिसका पुनः टुकड़ा नहीं करे या नाश नहीं करे, वो खत्म ही नहीं। जैसे क्षर, क्षारीय आप पढ़े होंगे, साइंस में पढ़ते होंगे, आप साइंस सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उसमें क्षरण पढ़े होंगे या क्षर, क्षारीय पढ़े होंगे, अम्लीय, सारी चीज़ पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्षर मतलब टुकड़ा हो जाता है या नाश हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अक्षर को पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं। दोनों को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही हो, फिर एक बार मैं बतला दूं कि अगर कोई पूछे कि वर्ण क्या है, यानी अक्षर क्या है, तो इतना जाने कि वर्ण वह मूल ध्वनि है, मतलब वह आवाज़ है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता।
अब रह गया सवाल कि यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं वर्ण के, तो ये फिर क्या है, एक वर्ण और अक्षर जब ध्वनि है, आवाज है, तो इसको लिखने के लिए, भाषा बनाने के लिए, लेखन करने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं, जिसको प्रतीकात्मक लिपिबद्ध कहते हैं। तो इसको एक चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है। जब जैसे यहाँ पर क और अ लिखा हुआ है, मतलब हम जब क बोलते हैं तो ये आवाज दिखाई नहीं देता, ये कोई वस्तु नहीं है कि हम जाएंगे मार्केट में कहेंगे कि हमको 1 किलो क दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये आवाज जो है इसको एक चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है। तो हम क को ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह, अ को ऐसे लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लिपि। यही अक्षर या वर्ण क्या हो जाता है, लिपि हो जाता है। लिपि का नाम दिया जा सकता है, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में ये लिपियां अलग अलग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो लोग चिन्हों का प्रयोग करते थे, चित्र का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास होता गया, मानव सभ्यताएं आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे भाषा का विकास होता गया और मानव अपनी लिपियां बनाता गया और इसको समझने में आसानी हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्ण होते हैं कितने। दोस्तों, वर्ण जो है, वर्ण इसको मुख्य रूप से हम लोग 2 ही वर्ग में बांटते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। अंग्रेजी में इसे एक और बढ़ा करके लिखते हैं सेमी वोवेल। हालांकि अंग्रेजी का सेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि वर्ण को 2 हिस्सों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। ऐसे समझिए, बहुत लोगों के ये कन्फ्यूजन होता है कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। दोनों में कन्फ्यूजन ऐसे पैदा हो जाता है क्योंकि दोनों ही तो वर्ण है और दोनों ही अक्षर और लिपि से संबंधित है। मतलब यह है कि स्वर का मतलब होता है वोकल साउंड। वोकल साउंड का मतलब होता है यहाँ से जो हम आवाज निकालते हैं, ये जो वाला हिस्सा है उसको कहते हैं वोकल। मतलब स्वर, ये जो स्वर है ये स्वतः होता है। थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए, स्वर वर्ण जो है स्वतः उच्चारित होता है, उच्चारण इसका स्वतः होता है, उच्चारण इसका स्वतः होता है, ऑटोमेटिकली। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतः करें, यानी कहने का मतलब है स्वर वर्ण वह वर्ण हो जाता है जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का मदद न ले, किसी अन्य वर्ण को सहायता न ले। मतलब जब स्वर वर्ण की बात हम कहें तो स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वतः उच्चारित होता है। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये जो व्यंजन वर्ण है दोस्तों, यह व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की मदद लेता है। ये स्वर वर्ण जो है इसकी मदद लेकर के इसकी उच्चारण की जाती है। मतलब व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, किसी अन्य वर्ण से मतलब नहीं। अगर कोई पूछे कि व्यंजन वर्ण क्या है तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है या मदद ली जाती है। अब यहाँ इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कहते हैं अ और यहाँ पर कहते हैं क, अ का उच्चारण अ से ही है, लेकिन क का उच्चारण अ मिला करके है। यूं समझिए, अ को अ से ही उच्चारित करते हैं। अ कहने पर अ से ही साउंड आ रहा है और यह जा करके कंठ पर टकरा रहा है। इसलिए उच्चारण स्थान की जब बात करते हैं तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। लेकिन क का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। क कंठ से ही प्राणवायु आकर के टकराती है। जैसे ही आप कहिए अ क, तो कंठ पर आकर के प्राणवायु टकराई, लेकिन इसमें अ मिला हुआ है, क
क कहते हैं तो इसमें अ का उच्चारण आ जाता है, अ को बाहर निकाल लिए तो ये एक बार खंडित हुआ। अब इसके बाद दोबारा ये टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अ में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली गई है, यहाँ पर क में ये अ का सहायता लिया गया है, इसीलिए व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है और स्वर वर्ण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वर्ण समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं संख्या। वर्ण में संख्या में अगर देखें तो स्वर वर्ण की जो संख्या है वो कुल संख्या जो है 11 हो जाती है, कुल संख्या 11। तो फिर कहिएगा तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, और श्योर है कि इस साल भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें ये बहुत सारा मदद करेगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो चाहे वो रेलवे हो। तो यहाँ पर स्वर वर्ण का संख्या कितना हो गया? 11। ये कई बार सवाल में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है हिंदी में। अब रह गया सवाल कि व्यंजन, तो व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो 33 है, इसकी संख्या 33 होती है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं कि स्वर वर्ण को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, व्यंजन वर्णों के कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं। अब रह गया सवाल कि इसको जब हम बांटेंगे स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण का जो पार्ट बांटेंगे, तो इसके लिए हम लोग अगले सेशन में इस पर बात करेंगे। जाते जाते हम कहेंगे कि किसी की दिल की मायूसी जहां से होकर गुजरी है, किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। हमारी और उसके रात में बस फर्क इतना है, हमारी और तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। थैंक यू। फिर